आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। डिस्क्लेमर, इस वीडियो में आपको जो भी बताया जाएगा उसे कृपया करके आप अपने घर पे फिर से एक बार ट्राई करें। तो आ गए आप। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे साइंटिस्ट ने एटम का स्ट्रक्चर दिया। तो जब साइंटिस्ट को ये पता चला कि जो एटम होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं, वो एक एटम के अंदर कैसे अरेंज करे हुए होते हैं, तो ये चीज़ पता लगाने के लिए साइंटिस्ट ने माथापच्ची चालू कर दी। तो जो पहले साइंटिस्ट आए थे उनका नाम था जे थॉमसन एंड उन्होंने अपना एटम का मॉडल लिया। तो उन्होंने क्या कहा कि जो ये एटम होता है वो एक 3D स्फीयर होता है। अब ये स्फीयर क्या होता है? जैसे एक सर्कल है, ये एक सर्कल, एंड अगर हम किसी बॉल को ले लें जैसे कि बास्केटबॉल, फुटबॉल, वो जो शेप होता है उसे हम स्फीयर कहते हैं। तो एटम जैसे एक बॉल होती है वैसे होता है, स्फीयर होता है। और जो एटम होता है उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ होता है एंड उसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज होता है वो थोड़ी थोड़ी जगह पे होता है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे वाटरमेलन। तो जैसे वाटरमेलन के अंदर रेड वाला पार्ट होता है वो तो पॉजिटिव चार्ज होता है एक एटम के अंदर। तो जो रेड पार्ट है वो क्या है? पॉजिटिवली चार्ज। एंड जो नेगेटिव चार्ज होता है वो उसकी सीड्स होती है, वैसे एक एटम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो होता है। तो ये हमने बना दिया एक एटम। तो ये बाहर वाला पोर्शन क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज, जैसे एक वाटरमेलन के अंदर रेड कलर वाला पार्ट होता है। एंड इलेक्ट्रॉन्स यानी नेगेटिव चार्ज, जैसे एक वाटरमेलन के अंदर सीड्स होती है वैसे इसके अंदर होगा। तो ये बन गया एक मॉडल एटम का। तो जे थॉमसन ने ऐसा मॉडल दिया था और उन्होंने ये चीज कही थी कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज एक एटम के अंदर इक्वल होता है, यानी कि जितना पॉजिटिव चार्ज है इसके अंदर उतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। अब ये कैंसिल हो गए तो एक इलेक्ट्रॉन पे कुछ भी चार्ज नहीं होता। ये चीज उन्होंने बताई थी कि कैसे एक एटम न्यूट्रल होता है। ये एक एटम न्यूट्रल क्यों होता है? क्योंकि उसके ऊपर जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज होता है वो इक्वल होता है एंड वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है। तो ये चीज़ उन्होंने बता दी थी, पर इनका मॉडल फेल हो गया क्योंकि जब दूसरे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करा तो उस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट इनके मॉडल से मैच नहीं करता था। तो एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने मॉडल दिया था अपना, जिनका नाम था रदरफोर्ड। तो उन्होंने क्या करा था? उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा था जिसको हम कहते हैं रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या करा था? उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को लिया एंड एक गोल्ड फॉइल पे उन्हें टकराया। तुम पूछोगे कि ये अल्फा पार्टिकल्स आखिरकार है क्या? तो जो हीलियम आइंस होते हैं उनसे ये अल्फा पार्टिकल्स बने हुए होते हैं एंड हीलियम आइंस पे +2 का चार्ज होता है एंड 4u का मास होता है। तो अल्फा पार्टिकल्स हीलियम आयन से बने हुए होते हैं एंड इन हीलियम आयंस पे +2 का चार्ज होता है। तो ये सब चीज मिला के अल्फा पार्टिकल्स के पास बहुत अच्छी एनर्जी होती है भाई। तो इस एनर्जी का यूज करा उन्होंने एक गोल्ड फॉइल के ऊपर। तो अब तुम कहोगे कि उन्होंने गोल्ड फॉइल ही क्यों ली? तो ये गोल्ड होता है उसे हम बहुत पतली शीट बना सकते हैं और रदरफोर्ड को ये चीज चाहिए थी कि उन्हें बहुत पतली शीट चाहिए थी। तो उन्होंने गोल्ड की बहुत ही पतली शीट ली एंड उस शीट की विड्थ थी 4000 एटम्स के बराबर थी। तो इतनी पतली शीट बनाई थी उन्होंने। तो तुम देखो कि यहाँ से हमारी अल्फा पार्टिकल्स निकल रही है एंड यहाँ पे हमारी गोल्ड फॉइल है। तो जब उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को यहाँ से ऐसे पास कराया तो उन्होंने देखा कि मोस्टली अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से ऐसे डायरेक्टली पास होगी, यानी वो आई, टकराई एंड आगे चली गई। जैसे वहाँ पे कुछ था ही नहीं वैसे डायरेक्टली पास होगी। कुछ अल्फा पार्टिकल्स आई, टकराई एंड ऐसे छोटा सा एंगल बना के साइड में चली गई। तो इस चीज को हम कहते हैं डिफ्लेक्शन। तो कुछ रेज डिफ्लेक्ट होगी, यानी कि ऐसे छोटा सा एंगल बनाया एंड साइड में चली गई। तो कुछ रेज तो डायरेक्टली पास होगी, कुछ रेज ऐसे डिफ्लेक्ट होगी। एंड 12,000 रेज में से एक रे ऐसी भी थी जो आई, टकराई एंड जहां से आई थी वहीं पे फिर से चली गई। तो इस चीज को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। तो 12,000 में से एक रे फिर से रिफ्लेक्ट होगी। तो ये बहुत ही सरप्राइजिंग था उनके लिए। तो इन चीज़ों के बेसिस पे रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया। तो उन्होंने क्या रिजल्ट दिया या क्या कंक्लूड करा वो देखते हैं। उन्होंने पहली बात ये कही थी कि जो एटम होता है उसके अंदर बहुत सारी खाली जगह होती है
क्योंकि इसी वजह से ही तो ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स डायरेक्टली पास होगी, यानी कुछ यहाँ पे था ही नहीं, तभी तो वो डायरेक्टली पास हुई है ना। तो एटम के अंदर बहुत सारी खाली स्पेस होती है। एंड दूसरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है वो बहुत कम जगह पे होता है, क्योंकि कुछ ही अल्फा पार्टिकल्स से डिफ्लेक्ट हुई थी ना। तो एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज बहुत कम जगह पे होता है। जो उनकी लास्ट ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि एटम के अंदर एक हैवी मास होता है। ये बात उन्हें कैसे पता चली कि एटम के अंदर हैवी मास होता है? तो ये बात उनको ऐसे पता चली क्योंकि जो उन्होंने ऑब्जर्व करा था कि कुछ अल्फा रेज डायरेक्टली रिबाउंड हो गई थी। तो भाई जो गोल्ड फॉइल थी वो बहुत ही ज़्यादा पतली थी, एंड जो अल्फा रेज थी उनके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी थी भाई। तो अल्फा रेज का वापस आना तो इम्पॉसिबल ही था। ये तो वो केस हो गया कि एक पत्थर ले रहे हो तुम एंड टिश्यू पेपर के ऊपर मार रहे हो। टिश्यू पेपर क्या होगा? गोल्ड फॉइल। एंड वो पत्थर क्या है? अल्फा रेज। तो ये क्या पत्थर वापस आएगा? नहीं आएगा ना। तो वही चीज़ उनके साथ हुई थी कि जो गोल्ड फॉइल थी वो टिश्यू पेपर की तरह थी, एंड जो पत्थर था वो अल्फा रेज की तरह था, पर वो पत्थर वापस आ गया, यानी रेज वापस रिबाउंड होगी। तो एटम के अंदर कुछ हैवी मास होता है, एंड उस मास की वजह से ही तो जो अल्फा रेज थी वो वापस आई थी। तो तीसरी चीज़ उन्होंने ये ऑब्जर्व करी थी, एंड इसके बेसिस पे उन्होंने अपना मॉडल लिया। तो उन्होंने क्या कहा कि एटम एक स्पीयर की तरह है। स्पीयर जैसे कि फुटबॉल होगी, कोई भी बॉल होगी, वो जो शेप होता है उसे स्पीयर कहते हैं। एंड एक एटम के अंदर सेंटर के अंदर एक हैवी मास होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। एंड जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर ही पॉजिटिव चार्ज होता है भाई, एंड पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स के अंदर ही तो होता है। तो एक एटम के सेंटर के अंदर न्यूक्लियस होता है, एंड उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स भी होते हैं, एंड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक न्यूक्लियस के बाहर घूमते रहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कभी रुकते नहीं है, यानी स्टेशनरी नहीं होता है, वो कंटिन्यूसली रिवॉल्व करते रहते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। तो जो ये न्यूक्लियस होता है उसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, एंड जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनका मास इतना कम होता है कि हम उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो जो एक एटम का मास होता है वो जो न्यूक्लियस होता है उसका मास ही एक एटम का मास होता है। तो मान लो कि ये एक एटम है एंड इसका मास किसके इक्वल होगा? इस न्यूक्लियस के मास के बराबर ही तो होगा। तो उन्होंने ये भी कहा था कि एक एटम का पूरा मास न्यूक्लियस के अंदर होता है, एंड इलेक्ट्रॉन्स इतने छोटे होते हैं कि हम उनका मास नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो एक पूरे एटम का मास उस एटम के न्यूक्लियस के अंदर होता है। जब एक चीज सर्कुलर ऑर्बिट में घूमती है, ऑर्बिट होता है क्लोज सर्कुलर पाथ, जैसे कि ये एक क्लोज सर्कुलर पाथ है तो इसे हम क्या कहेंगे? ऑर्बिट। तो उस वक्त वो एक्सेलरेट होती है। तो जब एक चीज एक्सेलरेट होती है तो उस वक्त वो एनर्जी को रेडिएट करती है। अब ये रेडिएट क्या होता है? रेडिएट यानी कि लूज। जब एक चीज सर्कुलर ऑर्बिट में घूमती है तो वो एक्सेलरेट होती है, एंड जब वो एक्सेलरेट होती है तो उस वक्त उसे एनर्जी चाहिए होती है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं, तो वो भी कुछ एनर्जी लूज करते हैं ना, पर उनके पास तो लिमिटेड एनर्जी होती है। तो एक वक्त ऐसा भी आएगा जब ये इलेक्ट्रॉन है ये अपनी एनर्जी धीरे धीरे लूज करेगा। धीरे धीरे लूज करते करते वो सारी एनर्जी लूज कर देगा, एंड वो जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर आके गिर जाएगा। पर ये चीज़ तो एटम के अंदर होती ही नहीं है, वो तो स्टेबल होता है। अगर ऐसी चीज़ें होने लगी तो मैटर स्टेबल ही नहीं रहेगा, एंड जिस फॉर्म में हम आज एक मैटर को देखते हैं वो फॉर्म वो रहेगा ही नहीं। तो इसलिए उनका मॉडल रिजेक्ट हो गया, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट था उसे समझा नहीं पाए थे। इनके बाद एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था नील बोहर, एंड उन्होंने अपना मॉडल दिया। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? बोहर्स मॉडल ऑफ एटम पढ़ेंगे। तो जो रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया था उसके अंदर एक ही तो कमी थी कि वो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। पर जो नील बोहर थे उन्होंने उस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को एक्सप्लेन कर दिया। उन्होंने क्या कहा वो देखते हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स कुछ स्पेशल ऑर्बिट्स के अंदर घूमते हैं, एंड उन ऑर्बिट्स को हम कहते हैं डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। तो जो ये डिस्क्रीट ऑर्बिट्स होते हैं
उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं वो अपनी एनर्जी को रेडिएट नहीं करते, यानी वो एनर्जी को लूज नहीं करते। तो ये देखो, ये है न्यूक्लियस एंड इसके बाहर ये ऑर्बिट्स हैं, ये डिस्क्रीट ऑर्बिट्स हैं। तो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। तो उन्होंने इन ऑर्बिट्स को नाम दिया KLMN ऐसे। ये स्टार्टिंग वाला K से स्टार्ट होता है एंड ऐसे आगे चलता जाता है। एंड उन्होंने इनको नंबरिंग भी दे दी, स्टार्टिंग वाले का नंबर 1, सेकंड का 2, थर्ड का 3, ऐसे नंबर भी दे दिए। तो ये मॉडल बोहर सर ने दिया था। तो इनके बाद में एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था जे चैडविक एंड उन्होंने ऐसे सब एटॉमिक पार्टिकल को डिस्कवर करा जिसके ऊपर चार्ज नहीं था एंड उसका मास प्रोटॉन के मास के बराबर था। एंड उस पार्टिकल को उन्होंने नाम दिया न्यूट्रॉन। तो जे चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर करा था। कब करा था? 1932 में करा था। उन्होंने कहा कि ये न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, यानी एक एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो हर एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। पर एक एलिमेंट ऐसा भी है जिसके न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स नहीं होते, वो एलिमेंट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स नहीं होते। तो ये एक एटम है, इसके अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है एंड ये न्यूक्लियस है। इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं बाहर ऑर्बिट्स के अंदर। तो इलेक्ट्रॉन्स का मास इतना कम होता है कि हम उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं, यानी कि उसे कंसीडर भी नहीं करते। तो इस एटम का मास इस न्यूक्लियस के मास के बराबर होगा। सो मास ऑफ एटम इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूक्लियस। एंड हमें पता है कि इस न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स होते हैं एंड प्रोटॉन्स होते हैं। तो एक एटम का मास ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस मास ऑफ प्रोटॉन्स ही तो होगा, क्योंकि इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ही तो है। तो तुम बस ये बात याद रखना कि मास ऑफ एटम मास ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस मास ऑफ प्रोटॉन्स होता है। एंड हम न्यूट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं n से, जो कि होता है स्मॉल n। तो इस वीडियो को यहीं पे ही खत्म करते हैं। तो अब मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर, तो जल्दी आ जाना।